A very good morning to all of you. As requested, I am repeating this chapter electromagnetism here. Some of the students were not able to understand the chapter in my previous class. So probably it was totally in English. So I will try to deliver this lecture in a mixed mode, that is Hindi and English mixed. Right. We are talking about electromagnetism. As the name suggests, electromagnetism means electricity and magnetism in a combined way. The part of physics or the branch of physics which deals with the studies about the forces occurring between electrically charged particles is known as electromagnetism. फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि उन फोर्सेस के बारे में स्टडीज को इनकॉर्पोरेट करती है जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताया जाए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके नाम से ही पता लगता है कि ये दो एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, पहला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूविंग ऑफ चार्ज या द इफेक्ट्स ड्यू टू मूविंग चार्ज आर स्टडीड अंडर इलेक्ट्रिसिटी। और मैग्नेटिज्म कुछ थोड़ा बहुत कुछ हद तक आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। मैग्नेट की वजह से जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसके चारों तरफ जो कुछ भी इफेक्ट्स होते हैं, वो आपका मैग्नेटिज्म कहलाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज बताऊंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों हुआ। ये देखा गया, ये ओरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये चेक करा, जिसने देखा ये कि एक बार एक सर्किट, उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ था और उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी। जब उसमें करंट फ्लो हुआ उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उसने ये देखा कि जो नीडल है उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, वो अपनी जगह से हिलती है। तो उससे उसने फर्दर और भी एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली उसको ये उसने उससे कंक्लूड किया कि जब कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो उसके आसपास अपने आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो एक तो मैग्नेट वो था जो आपने पढ़ा था जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, और दूसरा मैग्नेट वो होता है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से बनता है या उसकी वजह से उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो जाते हैं। ये आपका जो ये इफेक्ट्स हैं वो जहां पढ़ा जाता है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। और इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को अंदर, दोनों को की स्टडीज को इंक्लूड करता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी तो हमने बता दिया फिर एक बार कि मूविंग चार्ज की वजह से जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल द इफेक्ट्स ड्यू टू इट आर स्टडीड अंडर इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो कि एक ऐसे डिस्टेंस पे एक्ट करता है या जो कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये कहलाता है मैग्नेटिज्म। तो ये जब भी आपका कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, वो अब उसके आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज है, तो उस चार्ज के ऊपर भी या दूसरा कोई मैग्नेट है या कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसके ऊपर वो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी लगाता है, ये आपका मैग्नेटिज्म कहलाता है। क्योंकि ये जो इफेक्ट हुआ, ये दैट इज बिकॉज ऑफ the magnetic field produced due to that moving charge. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं, कुछ थोड़े से इसके एप्लीकेशंस। आपके जो होम अप्लायंसेस होते हैं, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, एयर कंडीशनर है, इलेक्ट्रिक बेल है, इस तरह की चीजें सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता है, जो रैम है, रोम है, इस तरह की जो चीजें बनी हुई हैं उन सब में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, चाहे आपके कंप्यूटर में हो, चाहे आपके सेल फोन में हो, या किसी और खिलौने में या और किसी चीजों में जहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होता है, जो स्टोरेज मेमोरी बनाई जाती है, उस मेमोरी में जो कुछ डेटा स्टोर होता है वो तो मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है, और लेकिन उसको स्टोर करने के लिए जो हम यूज करते हैं सर्किट्स, वो करंट की वजह से स्टोर होता है, या डिलीट भी होता है तो करंट की वजह से होता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता है। पावर सर्किट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज होता है, जो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज होता है, एंड सो ऑन। सो दे आर सम सिंपल एप्लीकेशंस और विच इंक्लूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम आ जाते हैं उन बेसिक पैरामीटर्स में जो
जिनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वेरियस इफेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं। पहला पैरामीटर है मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, लेकिन अभी आपको मैग्नेटिक फोर्स नहीं पता है, तो मैं आपको उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता देती हूँ कि किसी भी मैग्नेट के या इलेक्ट्रोमैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कि अगर कोई दूसरा चार्ज या मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल लाया जाए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करता हो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। दैट इज अ स्फेरिकल एरिया अराउंड अ चार्ज, मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेट। जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जब ये किसी भी स्पेस से पास होती है तो वो जो भी वहां पर उसके रास्ते में इलेक्ट्रिक चार्ज आता है या मैग्नेट आता है या मैग्नेटिक डाइपोल आता है या कोई और मैग्नेटिक मटेरियल आता है, उन सब के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाता है। यही आपका बेस है इस मैग्नेटिक फील्ड का, कि वो जहां तक वो फोर्स लगाता है उसके रास्ते में वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है? वो अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्शन का फोर्स जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स की मोशन की वजह से उनके बीच में होता है। यानी कि अगर मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज हो उनके बीच में या कोई एक मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेट की हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट की हो, अगर उसकी वजह से किसी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो तो ये सब मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। ये बेसिक फोर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स के वर्किंग के लिए। ये फोर्स जो है वो मैग्नेट की तरफ आयरन को खींचने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, इसीलिए मैंने आपको तीनों चीजें एक साथ बताई हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो दो मूविंग चार्ज हो उनके बीच में लग रहा हो, या एक मूविंग चार्ज हो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींचता है या उसको ढकेलता है, या तीसरा हो सकता है कि आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके आसपास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है, या एक सिंपल मैग्नेट है वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है या उसको रिपेल करता है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए जितने भी मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस होते हैं वो सब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और वो चार्ज जो इन रीजन से इस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इसी फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब आ जाइए मैग्नेटिक मटेरियल्स पे, जो हमने अभी तीन चीजें देखी। आपका डिफरेंट जैसे मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको बताते हुए मैंने आपको बीच में ये यूज किया है कि वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को या मैग्नेट को या चार्ज को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। तो हम आ जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल पे। ऐसा कोई भी मटेरियल जो किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करता है उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। So all the materials which are attracted or repelled by an external magnetic field are called magnetic materials. Manganese है, निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, all of them are some examples of magnetic materials. अब देखिए जैसे कि आपने पहले पढ़े थे डिफरेंट टाइप की चीजों में डिफरेंट, जैसे आपने शुरू के बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा था कि डिफरेंट मोशंस हैं या उनके साथ कोई ना कोई उनकी कोई पैरामीटर्स होती हैं या इलेक्ट्रिसिटी है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वैसे ही कुछ पैरामीट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स की होती हैं। वैसे तो इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ एनलिस्ट करी हैं जो कि जानना आपको जरूरी है। बेसिकली आपके सिलेबस में मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझने के लिए कुछ दो चार ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जानने की जरूरत है, तो मैंने सिर्फ उनको यहाँ एनलिस्ट किया है। पहला है परमिएबिलिटी, दूसरा है ससेप्टिबिलिटी, तीसरा है मैग्नेटिक मोमेंट्स, चौथा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और पांचवा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से लिखा जाता है और ये एबिलिटी है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की जो कि जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसको सपोर्ट करता है। सो द प्रॉपर्टी और एबिलिटी of a magnetic material because of which it supports the developing magnetic field or developed magnetic field
is known as magnetic permeability. ये कुछ परमिटिविटी की तरह से वर्ड है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसी तरह का ये कुछ चीज है कि जैसे कि आपको परमिटिविटी क्या था, चार्ज को कहीं पे भी स्टे करने की कितनी परमिशन है, वैसे ही सी ये कुछ है कि अगर आपका कोई यूनिट पोल है तो उसको कहीं पर भी एग्जिस्ट करने की कितनी परमिशन है, ये आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाता है। और दूसरा उसका ये है, जो डेफिनेशन है उसकी सेकंड, वो ये है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को वो किसी मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट कर रहा है और कितना नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये उसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। दूसरा आ जाइए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो ये मेजर करता है कि कोई भी मटेरियल किस लेवल तक मैग्नेटाइज होगा अगर उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। So the measure of how much a material will become magnetized in an applied magnetic field is known as magnetic susceptibility. अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक तरह, बेसिकली ऐसे पहले समझिए कि जब किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये जो मैग्नेटिक अपना मैग्नेटिक जो उसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर उसको एक फोर्स महसूस होता है। तो या अगर उसको परपेंडिकुलर रखा जाए तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को घुमा लेता है एक सर्टेन डायरेक्शन में। तो ये रोटेशनल फोर्स जो कि कोई मैग्नेट एक्सपीरियंस करता है जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसके मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाता है, ये कहलाता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। इनफैक्ट आपके सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है, बट आगे की चीजें समझने के लिए आपको इसकी जरूरत है। अब आ जाइए, ये जो हमने 3 प्रॉपर्टीज बताई, इनके बेसिस पे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर मैंने 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स को इंक्लूड किया है। पहला डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके अलावा और भी दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, बट आपको वो नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ यही 3 पढ़ने हैं। अब आ जाइए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल से। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर किसी एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो हल्का सा रिपल्शन फील करते हैं। सो द मटेरियल्स व्हिच आर फीबली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखिए, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्यों रिपेल होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको रीजन बता दूं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स में कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं, इसमें उनका स्पिन होता है ऊपर नीचे, उसकी वजह से उनका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अगर पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, आपको याद हो, अगर इस तरह से मैं आपको फिगर करके बताती हूँ, शायद आपको ध्यान है, आप इस तरह से बनाते होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा, इनका स्पिन उल्टा होता है, इसकी वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, मतलब इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपका जो है उसमें कोई भी नेट मैग्नेटिक फील्ड उसमें नहीं होगा या नेट मैग्नेटिक मोमेंट उनका 0 होगा। बट अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसी पे बेस्ड ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भी हैं। जो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड उनका या नेट मैग्नेटिक मोमेंट उनका 0 होता है, वो जो है हमेशा रिपेल होते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें एटम्स में जो पेयरिंग होती है वो कंप्लीट होती है और उनका ओन नेट मैग्नेटिक फील्ड कोई नहीं होता है। अब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके साथ ये भी होता है कि अगर उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे।
पहले एग्जांपल्स देख लीजिए, वाटर है, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, एंटीमनी, ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। और अब हम आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो रिपेल होते हैं किसी भी मैग्नेट से या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन मटेरियल्स को रखेंगे तो दे आर फीबली रिपेल्ड, हल्का सा उनको रिपल्शन महसूस होता है जब उनको किसी मैग्नेट या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। दूसरा, ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते हैं। क्यूरी लॉ जो है वो बेसिकली होती तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में है। ये जो उसमें ये होता है कि जो मटेरियल है उनका मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है उसको नहीं ओबे करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ही उसको ओबे करते हैं। अब आ जाइए, अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, फीबली मैग्नेटाइज, हल्का सा मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो निगेटिव होती है। जब इनको हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ धीरे धीरे मूव करती है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक सारी जगह जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बराबर नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो अगर आप ऐसी फील्ड में किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां से धीरे धीरे वो मूव कर जाएंगे, जहां पर स्ट्रेंथ कम है उस जगह पे। जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की वो लेस देन 1 होती है। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दीजिए तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं, मतलब उनमें कोई भी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो खत्म हो जाता है तुरंत। अब आ जाइए कि अगर किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये धीरे धीरे राइट एंगल पे अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे ले आके खड़ा कर लेते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने क्या किया कि एक डाया मैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को इस तरह से यहाँ पर लटका दिया। तो ये क्या करेगी, ये धीरे धीरे ऐसे घूम के और बिल्कुल अपने आप को इस तरह से घुमा लेगी, राइट एंगल पे ले आएगी बिल्कुल, लेकिन बहुत धीरे धीरे। सो जब भी डाया मैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया जाता है तो इट slowly moves itself and sets it at right angle to applied magnetic to the direction of applied magnetic field. Now, if a diamagnetic liquid is contained in a watch glass and it is kept on two pole pieces placed very close, then we see a depression at center. यानी कि अगर आप किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को, लिक्विड को वॉच ग्लास में ले लीजिए और इसको दो पोल पीसेस जिनको कि बहुत पास पास रखिए, उसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो यू विल फाइंड अ डिप्रेशन इन बिटवीन, बीच में से दब जाएगा। और अगर आप इनको थोड़ा सा दूर कर देंगे दोनों पोल पीसेस को तो वो बीच में इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, ये पहला वाला केस है जब दोनों पोल पीसेस पास में है तो यहाँ बीच में डिप्रेशन दिख रहा है, और ये दूसरा वाला केस है जब दोनों पोल पीसेस को आपने दूर किया तो ये बीच में इकट्ठा हो गया, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर स्ट्रांग है उससे दूर चला गया। अब आ जाते हैं हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से हल्का सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि those materials which are feebly attracted towards applied external magnetic field are known as paramagnetic materials. ऑक्सीजन है, प्लेटिनम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, all of them are examples of paramagnetic material. प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, हल्का सा अट्रैक्शन होता है उनको मैग्नेट की तरफ या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। दूसरा, अगर इनको जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में या रखा जाता है या मैग्नेट के पास रखा जाता है
तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब अगर आप इनको किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो ये वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ धीरे धीरे मूव कर जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं। क्यूरी लॉ क्या कहती है, ये आपको अभी मैंने बताया था। ये कहती है कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है इनका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सब जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। जितनी हल्की वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना कम मैग्नेटाइजेशन होगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं। जो हल्का सा मैग्नेटाइज होता है वो भी खत्म हो जाता है इनका। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर दे लूज देयर मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट आ जाइए, इनकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो 1 से ज्यादा होती है, जबकि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स थे उनकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 से कम थी। अगर इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात की जाए तो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, जबकि जो आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल्स थे उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव थी। अब जो इनकी पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है वो छोटी होती है, ज्यादा नहीं होती, होती कम है, बट हाँ होती पॉजिटिव है। अब आ जाइए, अगर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाता है तो ये धीरे धीरे घूम के अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और आपने एक रॉड यहाँ पर इस तरह से सस्पेंड कर दी, तो ये क्या करेगी, ये अपने आप को घुमा के इस तरह से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर ले आएगी। जबकि डायामैग्नेटिक मटेरियल में ये अपने आप को 90 डिग्री के एंगल पे सस्पेंड कर रही थी। यहाँ पर क्या होगा, ये घूमेगी तो बहुत धीरे धीरे, बट इट विल सेट इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन टू दैट ऑफ पैरेलल टू दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आ जाइए, अगर किसी पैरामैग्नेटिक लिक्विड को वॉच ग्लास में रखते हैं और उसको 2 क्लोजली प्लेस्ड पोल पीसेस के ऊपर रख देते हैं मैग्नेट के, तो बीच में इसमें थोड़ा सा उभर जाता है, और अगर आप इन पोल्स को खींच दीजिए, थोड़ा दूर कर दीजिए, तो ये दोनों साइड्स पे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये फर्स्ट वाला केस है, आपने बहुत पास पास करके रख दिया तो ये बीच में से उभर गया, और अगर आपने इनको दूर कर दिया तो सेंटर में डिप्रेशन हो गया। And now come to ferromagnetic materials. Those materials which are strongly attracted by a magnet or external magnetic field are called ferromagnetic material. They are magnetized strongly in the direction of magnetic field. Not only this, if you remove them from that magnetic field, even then they have some residual magnetism. उनमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म तब भी बाकी रह जाता है जबकि आप उनको वहां से निकाल दें। अगर आपको ध्यान हो, आपने जो ऑल पिन के बॉक्सेस हैं वो देखे हो, तो आपने देखा होगा कि अगर उसमें से आप एक पिन को धीरे से खींच के उठाएं तो दूसरी उससे चिपकी होती है, और उठाएं वो उससे चिपकी होती है, और उठाएं वो उससे चिपकी होती है, और अगर आप उन 3-4 को ऊपर निकालने के बाद लास्ट वाली को उससे अलग कर दें जबरदस्ती, तो भी कुछ सेकंड्स तक, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स तक वो सारे चारों पिनें एक दूसरे से चिपकी रहती हैं। ये शो करता है कि उनके अंदर वो खुद ही मैग्नेट बन गया, उनके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाता है। तो ये वो मटेरियल्स हैं जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं अगर इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उनके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बाकी रहता है। आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब एग्जांपल्स हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के। और अब ये हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर अच्छे नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी वजह से उनका अपना एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यही वजह होती है कि जब आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और बाद में भी उनके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है। हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। They develop strong magnetization along the direction of applied magnetic field and they become a powerful magnet.
व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनको किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये वीकर सेक्शन से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत तेजी से मूव कर जाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिज्म का जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। ना सिर्फ इतना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर जाने पे ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट आ जाइए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन मटेरियल्स की जो है वो 1 से ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा होती है, अच्छी प्रोमिनेंट होती है इनकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। नेक्स्ट आ जाइए, इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, पॉजिटिव होती है और बहुत ज्यादा होती है। अब ये देखिए, जो मैंने पहले कहा था आपको कि एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर अगर जाइए तो ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो टेम्परेचर होता है ये क्यूरी टेम्परेचर होता है और अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है, जो जिसको कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब आ जाइए कि अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप लटकाते हैं तो ये बहुत तेजी से घूम के अपने आप को जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, बिल्कुल कुछ हद तक आपके जो पैरामैग्नेटिक्स की तरह वो भी अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन वो धीरे धीरे करते हैं और ये बहुत तेजी से मूव करके रैपिडली मूव करती है और मूव करके अपने आप को अलाइन कर लेती है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर। नेक्स्ट आ जाइए, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या लिक्विड को आप किसी वॉच ग्लास में लें और उसको 2 पोल पीसेस के ऊपर रखा जाए तो वो बहुत तेजी से बीच में इकट्ठा हो जाती है। पैरामैग्नेटिक्स में धीरे धीरे होती है, इसमें बहुत तेजी से हो जाती है। और अगर आप इन पोल पीसेस को थोड़ा थोड़ा दूर कर दें तो ये दोनों साइड्स पे बहुत तेजी से अलग हो जाते हैं और बीच में डिप्रेशन दिखाई देने लगता है। इनके अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन हो सकता है। ये मैंने आपको जो बताया था कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है कि अगर आप एक बार इनका इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाते हैं तो इनके अंदर मैग्नेटिज्म बचा रहता है, जबकि पैरामैग्नेटिक्स में क्या होता है, उनमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालें तो उनका तुरंत खत्म हो जाता है मैग्नेटिज्म, लेकिन इनका कुछ टाइम तक इसका मैग्नेटिज्म उसमें रिटेन रहता है। ये क्यूरी लॉ को ये भी ओबे करते हैं। इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम होती है राइज इन टेम्परेचर से, और अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती है तो ऑब्वियसली ये पैरामैग्नेटिज्म की तरफ चलने लगते हैं। अब आ जाइए, क्यूरी टेम्परेचर को डिफाइन कर देते हैं। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर यानी जिससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। कुछ मैंने आपको यहाँ पर एनलिस्ट कर रखी है एग्जाम्पल के लिए। आयरन की 1043 केल्विन, निकल की 627 केल्विन, कोबाल्ट की 1388 केल्विन, गैडोलिनियम की 293 केल्विन एंड सो ऑन। अब हम आ जाते हैं एक और पैरामीटर पे जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो यही कहती है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब पर यूनिट लेंथ क्या है, जो आपका नॉर्थ पोल है उसका यूनिट। अब ये हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा जाए तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस यूनिट नॉर्थ पोल द्वारा ये कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल एच से लिखा जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर अपॉन मीटर, और मैथमेटिकली एच को जो है आई अपॉन एल से भी लिखा जाता है। अब आ जाइए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। ठीक वैसे ही जैसे आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होती है। ये इमेजिनरी लाइंस है और इमेजिनरी लाइंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट भी करती है। अगर आप किसी पॉइंट पे इन लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करिए तो ये उस डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर को बताती है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में ये बताती है। इनकी डेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट का जो स्ट्रेंथ है वो बताती है या मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बताती है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा आपका मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ
फोर्स की प्रॉपर्टीज देखिए। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। उसमें क्या था, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अगर आप मैग्नेट के बाहर की बात करें तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं, और मैग्नेट के अंदर की बात करें तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं, और इस तरह से ये क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, आपने पहले भी 8th क्लास में या 9th क्लास में कहीं ना कहीं इसको प्लॉट किया था। इस तरह से आप मैग्नेट रखते थे और मैग्नेटिक नीडल रख के जब आप इसको पॉइंट्स लगा के इसको मिलाते थे तो ये इस तरह से चलती थी, यूं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और अंदर की तरफ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, है ना। तो ये आपकी क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं और कॉन्टिन्यूअस लूप्स बनाती हैं। फिर देखिए वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, मैं और साफ बना दूं। ये देखिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बाहर तो ऐसे गई और अंदर ऐसे, बाहर से ऐसे और अंदर ऐसे, बाहर से नॉर्थ से साउथ और अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ। सो दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये बिल्कुल क्लोज्ड लूप्स बना रही हैं जो, और कॉन्टिन्यूअस लूप्स बना रही हैं, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, ये नॉर्थ, वही जो मैंने आपको बताया कि आउटसाइड जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, और इनसाइड मैग्नेट जो है ये ओरिजिन की तरफ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती है। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं करती। ये नॉर्थ पोल से किसी भी एंगल पे निकल सकती हैं और साउथ पोल पे किसी भी एंगल पे मर्ज हो सकती हैं। इसका देखिए क्या मतलब होता है, आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी, ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। जब वो ओरिजिनेट होंगी तो वो 90 डिग्री के एंगल पे होंगी सरफेस पे, और जब टर्मिनेट होंगी तो भी 90 डिग्री पे होंगी। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, दे कैन emerge from north pole at any angle and they can remerge at south pole at any angle. अब आ जाइए नेक्स्ट, ये कहता है कि दे आर क्राउडेड नियर पोल एंड डिस्टेंडेड फ्रॉम मैग्नेट एज यू मूव अवे फ्रॉम पोल। पोल के पास आप होंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जब आप पोल से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वहां पे ये क्राउडेड होती है, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है वहां पे ये दूर दूर हो जाती है। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि इन सबकी सेम स्ट्रेंथ होती है और सेम पोलैरिटी होती है। तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, सबका मूव करने का वही एक ही रास्ता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है बाहर, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आना है। तो ये चूंकि इनका नेचर सेम होता है और इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये जो है लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ ढूंढती है बिटवीन ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल से एक से दूसरे की तरफ जाने के लिए, वो रास्ता ढूंढती है जहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस इनको होता हो। ये देखिए, ये मैंने आपको बना रखा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें जो बातें हमने कही कि जो नॉर्थ पोल में से साउथ पोल बाहर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। दूसरा, आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ जो पोल्स हैं उसके पास इनकी डेंसिटी ज्यादा है, और आप पोल से दूर चले गए तो इनकी डेंसिटी कम हो गई। ठीक, अब आ जाइए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटअप इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपको याद हो तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स भी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा था। वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस। यहाँ पे क्या है, कोई मैग्नेटिक सर्किट कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटअप कर रहा है, ये उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है और इसका एसआई यूनिट वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का, यानी फाई इज इक्वल टू बी डॉट एस। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रोडक्शन को कहते हैं, जबकि जो कंडक्टर है वो
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, यानी कि the production of an electromotive force across an electrical conductor when it is placed in a changing magnetic field is called electromagnetic induction. यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि आपका एक मैग्नेट, अगर आप मैग्नेट को मूव करते हैं किसी वायर के पास से, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी उस वायर, क्या अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट समझ लीजिए, खाली खुला हुआ वायर है तब तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगी, बट अगर आपका वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसके पास से आप मैग्नेट को मूव करते हैं, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें करंट फ्लो होने लगता है, ये करंट ऑब्जर्व होता है। और इस करंट, ये जो प्रोसेस होता है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो यहाँ मैंने आपको दूसरे वर्ड्स में भी इसको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कंडक्टर इज पुट इन अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड मैग्नेटिक फील्ड कीप्स वेरिंग, और इट इज स्टेशनरी एंड कंडक्टर इज मूविंग। दोनों केस में वही होता है, अगर आप कंडक्टर मूव हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, या मैग्नेट मूव हो रहा है कंडक्टर स्टेशनरी, तो उनका आपस में रिलेटिव मोशन तो है, तो रिलेटिव मोशन होने पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां पर एक ईएमएफ या वोल्टेज वहां पर डेवलप हो जाता है उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में। ये देखिए यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये एक कॉइल है, ये कॉइल है जिसके अंदर की तरफ अगर आप इस मैग्नेट को ले जाते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर हम इसका डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो जो गैल्वेनोमीटर में नीडल है उसका डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा। ये देखिए इस वाले फिगर में इट इज मोर क्लियर। ये आपका जब इधर से इधर की तरफ आ रहा था तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इधर है, और जब ये बाहर की तरफ जाने लगा तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो गया। इसकी जगह हम मैग्नेट की जगह ऐसा भी कर सकते हैं कि दो कॉइल्स ले लेते और एक में करंट फ्लो हो रही है, अगर एक में करंट पहले से फ्लो हो रही है तो ये मैग्नेट की तरह से वर्क करेगा। अब ये अगर आप इसको दूसरी वाली कॉइल की तरफ ले जाएंगे, देखिए ये वाला है, मान लीजिए इसमें पहले से करंट फ्लो हो रही है, अब अगर आप इसको इसकी तरफ ले जाएंगे तो इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगी। दोनों तरह से इंडक्शन होता है और ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट में बहुत जल्दी आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ एप्लीकेशंस। ट्रांसफार्मर्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज होते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में यूज होते हैं, मैग्नेटिक फ्लो मीटर्स में यूज होते हैं। और आपको सिर्फ इनके नाम ही नाम लिखने होंगे, आपको इससे ज्यादा नहीं है, बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन था बेसिकली ये चैप्टर आपके लिए। और मेरे ख्याल से आपको अब इस बार सारा कुछ समझ आ जाएगा। फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो आप मुझे ग्रुप पे पोस्ट कर दें। थैंक यू।